आज बेटा हम लोग कुछ टर्म्स जो मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है उसकी स्टडी करने वाले हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पूरा अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ था। आज डिस्कशन अपना किसके लिए है, सम टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है ना। क्योंकि ये जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर इनका नॉलेज है तो हम जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग थोड़ा प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। अब तुम्हें ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पोलराइजेशन वेक्टर एक पढ़ा था, याद है कि नहीं। पोलराइजेशन वेक्टर याद है किसी को अभी? पोलराइजेशन वेक्टर याद है बेटा? पोलराइजेशन वेक्टर याद है बेटा आपको? थोड़ा याद है। नेट डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी कुछ वैसे ही है जैसे वहां पे आपने पोलराइजेशन वेक्टर पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपल मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। और ये होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब यहाँ पे ये टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, या समेशन ऑफ एम आई वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या पढ़े थे अपन ने, बताओ जरा। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर था? सिंस मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर QM इंटू एल होता है या फिर NI इंटू ए वेक्टर, और इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, बराबर है। इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या बनेगी, यहां से देखकर बताओ। एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। तो सॉल्व करने पे इसकी जो यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके बराबर बचेगा बेटा? ये एम्पियर पर मीटर, समझ गए ना। एम्पियर पर मीटर ये इसकी एसआई यूनिट है। इसकी एसआई यूनिट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग, जैसे मान लो मैंने ये एक मैग्नेट लिया, सपोज हमने ये एक मैग्नेट लिया यहाँ पे, है ना। सपोज हमने ये एक मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर पे है और साउथ पोल इधर पे है, या फिर साउथ पोल इस साइड पे है और नॉर्थ पोल इस साइड पे है, ठीक है। इसकी इफेक्टिव लेंथ यहां से यहां तक L के बराबर है, और ये फेस का एरिया हो गया यहाँ पे, है ना। दिस इज द फेस एरिया। यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, बराबर है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी गिवन बाय नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड मैग्नेटिक मूवमेंट QM इंटू लेंथ, और वॉल्यूम में भी आ जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, इट विल बी गिवन बाय QM मतलब मैग्नेटिक चार्ज के इक्वल हो गया ये। दिस इज इक्वल्स टू QM अपॉन एरिया। मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक चार्ज पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो।
बट द प्रॉपर डेफिनेशन इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, समझ गए ना। मैग्नेटाइजेशन को या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को इस तरह से डिफाइन करते हैं। समझ गए डेफिनेशन इसके बेटा, समझ गए, कोई डाउट इस पे, समझ गए डेफिनेशन, डेफिनेशन समझ गए। ऐसे 2-3 डेफिनेशन हमको करनी है ये, है ना, जो टर्म इससे रिलेटेड है। नोट करो इसको, फटाफट नोट कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो जल्दी जल्दी इसको। हाँ बोलो बेटा। थोड़ा साइड। अच्छा हाँ ठीक है, लिखो, फटाफट लिखो। तो भाई अटेंडेंस पूरा विद परसेंटेज आती है, ध्यान रखना, इसलिए क्लास अटेंड करो। पीटीएम पे हम लोग सीधे तुम्हारी पूरे मंथ की अटेंडेंस शीट उठा के दे देंगे। देख लो भाई आप लोग कितनी क्लास अटेंड कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, है ना। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आधे टाइम से अपन निकल गए तो प्रेजेंट ही लग जाएगी, वो भी नहीं है इसमें। कि 1 घंटे की इफेक्टिव क्लास कितनी देर की आपने वो भी निकल के आ जाता है, ठीक है ना। हाँ। सर वहाँ पे माइनस चार्ज के प्लेस पे अपन नॉर्थ और साउथ को कंसिडर कर सकते हैं ना। क्या बेटा। सर माइनस चार्ज के आगे जो आपने नॉर्थ को और साउथ को लिखा है ना। हाँ ये साउथ पोल है, साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे हैं, यहाँ चार्ज नहीं बोल रहे, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, कौन सा चार्ज बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन सा चार्ज बोलोगे, मैग्नेटिक चार्ज। हाँ मतलब कि जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, साउथ पोल बिहेविंग लाइक नेगेटिव चार्ज, तो लेकिन ये मैग्नेटिक चार्ज वर्ड यूज करना है, ठीक है। ओके लिखो, फटाफट लिखो। हेलो सर, अभी पीटीएम कब रहेंगे? अगले महीने में, आने वाले महीने में रहेगा पीटीएम। मंडे को? मंडे को नहीं, आने वाले मंथ में। ओके सर। ठीक है। सर आप तो बोल रहे थे ना हर महीने रहेंगे अभी। हाँ अगले महीने में फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। सर अगले महीने से क्या? अगले महीने के फर्स्ट या सेकंड वीक में पीटीएम होगा, और ये अटेंडेंस बिल्कुल पूरा कि भाई कितनी देर कौन सी क्लास अटेंड की सब पता चल जाएगा, अभी चिंता मत करो तुम लोग, इसलिए क्लास रेगुलर करो। ओके सर। हो गया नोट करके, नोट करके हो गया ये डेफिनेशन। और ये जो डेफिनेशन चालू हुई है ना, ये स्टेट बोर्ड में भी है, यहाँ से स्टेट बोर्ड में, क्योंकि बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है इसका, स्टेट बोर्ड में इसका कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है 12th के लिए, है ना, थ्योरेटिकल है, और शायद 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है, पूरा थ्योरेटिकल ही है, तो इसलिए ठीक ठाक कर लो इसको। स्टेट बोर्ड में ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। न्यू नंबर भेजा है, ठीक है, क्लास के बाद कर लूंगा तो।
सर हाँ बोलो बेटा। सर ये जो 148 लिखा है वो JEE के पूरे स्टूडेंट है क्या? क्या JEE के नहीं है, पूरे बच्चे तो सब मिला के उतने। इसमें से दो दो नंबर रजिस्टर्ड तो नहीं कर लिए किसी ने? एक दिन देखना पड़ेगा। नंबर रजिस्टर, एक बहन का फोन है और एक मेरा। अच्छा अच्छा, तुम लोग क्या है ना, नाम को प्रॉपर कर देना, वहां पे अपने नाम को एडिट कर देना, ब्रांच जेई और नीट डाल देना, है ना। अटेंडेंस में दिक्कत नहीं होती और ट्रैक करने में दिक्कत नहीं होती है ना। हालांकि ये तो पूरा की पूरा डायरेक्ट आ जाता है। और अब नंबर बीच में नहीं बदलना है ना। अभी नंबर बदल दोगे तो फिर वो अटेंडेंस में गड़बड़ी होने लगेगी तुम्हारी फिर। इसलिए नंबर बीच में नहीं बदलना। अभी कोशिश करो कि नंबर बीच में ना बदलना पड़े किसी को। जिन बच्चों को स्टेट बोर्ड से प्रैक्टिस करना है वो स्टेट बोर्ड से कर लो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, कि इसी से करना है। स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है लेकिन उतना कंटेंट नहीं है। स्टेट बोर्ड से आप लोग पूरा रीड कर डालो इसकी थ्योरी। स्टेट बोर्ड में लेकिन उतना कंटेंट है नहीं इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ, थोड़ा ही बहुत कंटेंट है इस चैप्टर का। रिकॉर्डिंग भी है यहाँ पे, इस वाले ऐप में। हाँ सब कुछ यही हो जाता है इस पे। हो गया सर। हो गया लिखकर सभी का? एक मिनट सर। हाँ लिख ले लिख ले। सर आज से मैथ्स के सर भी यही वाले इसमें लेने वाले हैं क्या क्लास? सब इसी में लेंगे क्योंकि ये ज्यादा है ना, ये क्लास क्लास के पर्पज से बनी है ना ये वाली ऐप। जूम सिर्फ वीडियो कॉलिंग है, उसमें बाकी कुछ फीचर नहीं है ना, अटेंडेंस बहुत दिक्कत उनमें। लेकिन ये वाली ऐप ऐसा है, क्लास के पर्पज के लिए बनी ना। अब जूम में तुम लोग कुछ भी हरकतें कर देते थे ना, कोई गाना बजा रहा था, कोई कुछ बजा रहा था, पता नहीं पड़ पाता, तुरंत में नहीं पता पड़ पाता। इसमें बजा के देख लेना। इसमें नंबर सही थे, है ना। हो गया सर, हो गया। हो गया क्या बेटा? सर हाँ एक मिनट, हाँ मैं वो बुक दिखा दूं तुम लोगों को।
सर इसमें डायरेक्ट पेज नंबर सर्च नहीं होता क्या? होता होगा, अभी अपने को भी उतना नहीं पता, फीचर थोड़े अभी। देखिए साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा आ रहा है इसमें। ये मैग्नेटिक मटेरियल करके चैप्टर दिया हुआ है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, है ना। फिर इसके बाद ये अगले उस पे टॉर्क के बाद में ये इसमें ये भी तो है, और इसमें मतलब एनसीईआरटी जैसा तो किया है इसको भी। यहाँ पे एंगुलर जो टाइम पीरियड है ऑस्किलेशन का मैग्नेट का, है ना, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो अपन ने किए वही सब कुछ तो दिया है यहाँ पर भी। ये देख क्वेश्चन आंसर दिए हुए यहाँ पे, फिर उसी से रिलेटेड लोकेशन ऑफ मैग्नेटिक पोल ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, फिर ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, क्या क्या चेंज किए हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अच्छा ठीक है, ये बताने का है, ये तो दोनों में जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद है, इसको एक बार थ्योरी रीड कर लेना आप लोग। ये आगे देखो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज में, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये सारे टर्म्स अपन अभी पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें। ये डोमेन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हिस्ट्रीसिस, मैग्नेटिक शील्डिंग, खत्म हो गया। तो ज्यादा कुछ है नहीं थ्योरी इस चैप्टर में, तो आप लोग एक बार स्टेट बोर्ड की बुक से जरूर देख लेना, ठीक है। समझ गए? समझ सर गए? एनसीईआरटी में भी सेम थ्योरी होंगे ना? हाँ, एनसीईआरटी में भी सेम थ्योरी है, लेकिन एनसीईआरटी में ज्यादा है, क्योंकि आधा पोर्शन तुम्हारा इसका कंटेंट कहाँ पे डला हुआ है, 11th क्लास में डला हुआ है, ठीक है। आधा कंटेंट इसका 11th क्लास में डला हुआ है, समझ गए कि नहीं? आधा कंटेंट 11th में डला हुआ है। तो अभी एग्जाम में तो 11th का आएगा नहीं तुम्हारा, 12th ही बस आएगा बोर्ड में, लेकिन कंपटीशन के लिए खासकर जेईई मेंस और नीट के लिए तो पूरा करना पड़ता है जितना है ना, समझ गए? तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं अपने को। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड। Now this is page number 2। ध्यान से समझना, ये जो टर्म्स हैं ये छोटे छोटे टर्म्स हैं लेकिन बड़े काम के टर्म्स हैं। एक एग्जांपल हम लोग देख ले रहे हैं, बार मैग्नेट मेड ऑफ स्टील हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 एम्पियर। एक एग्जांपल समझ लो, एक बार मैग्नेट है ऐसी, ठीक है। ये मान लो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड mass is 6.6 into 10 to the power 3 kg minus 3 kg minus 3, हाँ minus 3 kg है। और इसका मास दिया हुआ है यहाँ पे, mass of magnet is 6.6 10 to the power minus 3 kg, ठीक है। एंड डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये किसकी बनी हुई है, ये स्टील की बनी हुई है, और इसकी डेंसिटी दी हुई है बेटा यहाँ पे 7.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube, ठीक है। तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? देखो क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्टील की बार मैग्नेट दी हुई है यहाँ पे, है ना, एक स्टील की बार मैग्नेट है, ये एक स्टील की बार मैग्नेट है। क्या निकालना हमको, इसमें क्या क्या गिवन है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर इसका कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है। और इसमें अभी डेटा इनडायरेक्ट दिया है,
लेंथ नहीं दी, इसका वॉल्यूम नहीं दिया बेटा, क्या क्या दिया कि इसका मास इतना है और स्टील की ये बनी हुई है मैग्नेट और इसकी डेंसिटी इतनी है। तो क्या निकालना हमको, इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो पता हमको, मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया इसका 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ जरा, वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे बताओ फटाफट, वॉल्यूम कैसे निकालोगे। हाँ, क्योंकि मास और डेंसिटी दी है तो सिंस डेंसिटी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, बराबर है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी मास अपॉन डेंसिटी। तो इट इज 2.5 और सारा डेटा हम लोग अब ऐसा ही सिस्टम पे ले रहे हैं। मास हो गया यहाँ पे 6.6 10 टू द पावर -3 और डेंसिटी वाला टर्म ऊपर आ जाएगा बेटा, इट इज 7.9 इंटू 10 टू द पावर 3। सारा डेटा ऐसा ही सिस्टम पे है, इसलिए इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। देखो ये है एम्पियर मीटर स्क्वायर और ये है मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या बचेगी, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट बचेगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, 2.5 7.9 डिवाइडेड बाय 6.6 10 टू द पावर 6 एम्पियर पर मीटर क्या है इसका, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ गए, समझ गए बेटा, इसको कैलकुलेशन समझ गए, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं, कैलकुलेशन, हेलो, कैलकुलेशन समझ गए। यस सर। ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो इसको भी, कैलकुलेशन को। सर ये वाला बता फिर से। क्या बेटा, सर मैं लेट ज्वाइन हुआ तो ये बताना, फिर से बताना एक बार। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसका मास इतना दिया हुआ है, इसकी डेंसिटी इतनी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई वेक्टर। आई वेक्टर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के। समझ गया, इंटेंस हमें हाँ, निकालना था आई, समझ गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये दिया हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया था, तो वॉल्यूम किससे निकलेगा, मास और डेंसिटी वाले टर्म से, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन डेंसिटी, वैल्यू पुट कर दिया। समझ गया, ओके सर। डन सर। ओके, वेरी गुड, हो गया लिख के सभी का, फटाफट नोट करो। 1 मिनट सर। हम्म।
हो गया क्या बेटा लिखकर? यस सर। ठीक है। हो गया ना सभी का लिखकर? हेलो, हाँ सर। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको मैं। हाँ, अगली डेफिनेशन पे जाते हैं हम लोग। Now this is page number 3. ठीक, पेज नंबर 3। दूसरी जो डेफिनेशन आ रही है अभी हमारी, देखो इसमें सीक्वेंस थोड़ी मैं अलग कर देता हूँ। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक और डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इनके नाम भी ना थोड़े अलग अलग हैं, सब एक जैसे लगते हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुली रहना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसके पहले कौन सा पढ़े अपन ने? अब अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे, इसके पहले कौन से अपन ने पढ़े? इसके पहले कौन सा? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हाँ, अब ये क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना। तो आप इंग्लिश के वर्डिंग पे अगर जाओगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो सेम टर्म हो गए, बराबर है ना, बट ये डिफरेंट फिजिकल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो नाम के साथ में थोड़ा सा केयरफुल रहना। मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो जो काम डेंसिटी का होता है, जैसे हमारे पास कोई बॉल है कि भाई इसकी डेंसिटी कितनी है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आप बोलते हो। पोलराइजेशन के लिए जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते तो वही टर्म पोलराइजेशन के लिए आता है, और सेम टर्म यहां पे आ रहा है मैग्नेटाइजेशन के लिए। तो मैग्नेटाइजिंग डेंसिटी एक प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं, मैग्नेट किसको? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक प्रकार से मैग्नेटाइजिंग डेंसिटी है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है। समझ गए कि नहीं? या कितना मैग्नेटिज्म पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिज्म, उसको डिनोट कर रहा हो। क्लियर हो गया? तो अब दूसरा टर्म यहाँ पे एक और आ गया। अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी में कुछ और नाम लिख रहा हूं, इसके कुछ और नाम लिख रहा हूं, एंड इट इज डिनोटेड बाय एच वेक्टर। इट इज डिनोटेड बाय एच वेक्टर, इसके और नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो यहां पर भी दो तीन नाम हैं इसके, या तो आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अब दिमाग में आ रहा होगा सर जो हम लोग बी पढ़ रहे थे, बी में और इसमें क्या डिफरेंस है फिर? बराबर है, बी में और एच में क्या डिफरेंस हो गया फिर? बी क्या है यहाँ पे? व्हाट इज बी? ये सिंपल मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल मतलब समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हमने पढ़े थे वैसे ही मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हो या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हो, डिफरेंट नाम है इसके। तो बी अलग होता है बेटा और एच अलग होता है। तो ध्यान देना, ये थोड़ा ज्यादा प्रॉपर वर्ड लगता है मुझे इसमें,
मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटाइजेशन के लिए जो फील्ड रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, H बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज सम ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ध्यान देना, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड B inside the material is सम ऑफ, एक्चुअल में ऐसा कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बट इसको हम लोग कैलकुलेशन से और कुछ ऑब्जर्वेशन से हम लोग इसको समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज सम ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सम ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड and field due to magnetization ठीक है, and field due to magnetization। तो पहले इसको समझ लेते कि ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे, फिर हम लोग H की डेफिनेशन पे आएंगे। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा है, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड inside the material is sum of applied magnetic field and field due to magnetization। and field due to magnetization मतलब वही intensity of magnetization वाला टर्म है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे बेटा एक एयर सोलिनॉइड अगर हम लोग लेते हैं, है ना, सपोज यहाँ पर हमने क्या लिया, एक एयर सोलिनॉइड बराबर है, और इसमें अगर करंट आई फ्लो होता है तो इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी म्यू नॉट एन आई, हम लोग फार्मूला लिखते हैं, बराबर है। लेकिन अगर इस सोलिनॉइड के अंदर हम लोग कुछ मटेरियल भर देते, भाई यहाँ पे कोई मटेरियल है, कोई मीडियम है ना, ऐसा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उतनी रहेगी कि बदल जाएगी? फार्मूले में कोई चेंज लाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे अभी भी मैं करंट उतना ही दे रहा हूं, और यहाँ पे हमने क्या भर दिया है, मीडियम भर दिया। दिस इज नॉट द एयर सोलिनॉइड। अगर एयर था तो म्यू नॉट एन आई है, लेकिन अगर यहाँ पे बेटा हमने मीडियम भर दिया तो फार्मूला किस में रिड्यूस हो गया, म्यू इंटू एन आई में रिड्यूस हो गया, क्योंकि ये जो मटेरियल है इसका बिहेवियर भी आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज सम ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो ये मटेरियल खुद मैग्नेटाइज हो रहा है, ये मटेरियल जब मैग्नेटाइज हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम इज, ये किसका सम है यहाँ पे, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आ गई, सोलिनॉइड के कारण आ गई, और प्लस एक और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो गई यहाँ पे, मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन के कारण। तो यहाँ पे Bm का मतलब क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, समझ गए ना। तो मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, सोलिनॉइड क्रिएट कर रहा है, और एयर सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है आपको, और अगर हम इसके अंदर कोई मीडियम भर दें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज सम ऑफ दिस फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब जो मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल का वो कैसा है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है कि वीकली मैग्नेटाइज होता है कि वीकली डीमैग्नेटाइज होता है। तो अब आएंगे आगे हम प्रॉपर्टीज में, इसी के बेसिस पे तो प्रॉपर्टी पता चलेगी। यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट हो जाए, है ना, हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, मतलब कि यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 1% और बढ़ गया, या ऐसा भी हो सकता है कि जितनी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है एयर पे उससे 1% कम हो गया,
या ये हो सकता है कि यहाँ जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1000 गुना बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बेसिस पे फिर हम लोग अभी क्लासिफिकेशन करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल का, या फिर ये जो पॉइंट आया इसके बेसिस पे फिर मटेरियल को क्लासिफाई किया गया कि मटेरियल तो 3 टाइप से क्लासिफाई कर दिया गया, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो कुछ मटेरियल बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शो कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, तो उनको बोला गया फेरोमैग्नेटिक। और अगर ऐसा मीडियम डालने पे 1-8% अगर बढ़ रहा था, 1-2%, तो उनको पैरामैग्नेटिक बोला गया। और किसी में ऐसा भी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हो जाती है, और जितनी यहाँ पे उससे भी कम हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है, तो उनको क्या बोला गया कि यार ये तो फेरो भी नहीं है और पैरा भी नहीं है, ये कौन से मटेरियल हो गए, डायमैग्नेटिक मटेरियल हो गए। जैसा आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कौन से चैप्टर पढ़ा सर, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है इसको? हेलो, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यस सर, 11th में, सेकंड चैप्टर, 11th में। और तीनों प्रॉपर्टीज भी आई होंगी इसमें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, या तो फिर सॉलिड स्टेट पे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग उसमें सिखाते हैं ना, पेयरिंग, अगर पेयरिंग कंप्लीट है क्या बोलते हैं तुमको, डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? पेयरिंग इनकम्प्लीट है उनको क्या बोलते थे, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी थोड़ी वहां पर से थोड़ा और अलग हो जाती है। तो अगर सोलिनॉइड के अंदर हमने कोई मीडियम भर दिया है ना, कोई मीडियम हमने सोलिनॉइड के अंदर भरा है, जैसे ये हमने मीडियम यहाँ पे रखा है, तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला वो भी बदल जाता है ना। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे, म्यू इंटू एन आई। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें दोनों का सम है, किसका सम है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। तो ये थ्योरी समझ में आई आप लोगों को जो मैंने डिस्कस किया अभी, ये थ्योरी समझ में आई, क्योंकि अब हम लोग किसकी डेफिनेशन पे पहुंचेंगे, एच की डेफिनेशन पे पहुंचेंगे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है। बट मेरे हिसाब से इसमें और फिर बाकी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और बी में, इसलिए इसको कैसे ध्यान रखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से इसको ध्यान रखो, ज्यादा बढ़िया है। समझ गया बेटा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब जो मैग्नेटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आते हैं। तो ये थ्योरी समझ में आ गई कि नहीं, यहाँ पे कोई डाउट? क्योंकि जब यहाँ पे एयर मीडियम है तो फील्ड की स्ट्रेंथ अलग है, और जब कोई और मीडियम भर दिए तो फील्ड की स्ट्रेंथ अलग हो गई। क्यों हो गई भाई? क्योंकि यहाँ पे मीडियम में जो फील्ड की स्ट्रेंथ होती है ये अप्लाइड फील्ड है, और ये फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, बराबर है। और ये कौन सी फील्ड हो गई बेटा, यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो गई एक प्रकार से। दिस इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है सॉलिनॉइड की हो, या हो सकता है कुछ और बाहर की भी फील्ड ले सकते हैं, बट सॉलिनॉइड से अपन जल्दी समझ लेते इसलिए सॉलिनॉइड लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो फील्ड है यहाँ पे बी नॉट कौन सी फील्ड है, इट इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया इतना? अरे बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ बोलो सर, एक बार बताओ इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? यार देख, इंटेंसिटी की मीनिंग तो अगर तुम एनर्जी के टर्म पे जाओगे तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको भी इंटेंसिटी बोलते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअल में इंटेंसिटी वर्ड यहाँ पे उस सेंस पे नहीं है, है ना, जैसा अपन ने वेव मोशन पे पढ़ा है। इंटेंसिटी वर्ड यहाँ पे मैग्नेटाइज, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं एक प्रकार से यहाँ पे, समझ गया ना? इंटेंसिटी मतलब एक प्रकार से स्ट्रेंथ की बात है ना, समझ गया अभी सर? हाँ बोलो सर वैसे ही ना, जैसे मतलब एयर मीडियम की ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी वाली बेटा? बी नॉट।
हाँ, बी नॉट क्या है, एयर मीडियम पे या अप्लाइड फील्ड है वो। अब उसका सोर्स सॉलिनॉइड भी हो सकता है, कुछ और मटेरियल भी कहीं से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मान ले, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है, अर्थ के कारण है। और अगर मान ले मैं यहाँ पे कुछ लोहे का टुकड़ा ले लूं, जैसे मान ले ये मेरे पास एक लोहे का टुकड़ा है, अब इसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड हो रही, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड, अप्लाइड कौन सी हो गई, अर्थ की हो गई। और ये मटेरियल भी खुद भी क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण। समझ गए, कुछ तो अलग बिहेवियर शो करेगा। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अप्लाइड कौन सी हुई, अर्थ की अप्लाइड हो गई, प्लस ये खुद भी मैग्नेटाइज हो रहा है। तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, एक किसका पार्ट हो गया, फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और एक खुद के कारण, समझ गए, खुद के मैग्नेटाइजेशन के कारण। अभी समझ गए। तो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका सोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकती है। इट मे बी सॉलिनॉइड हो सकता है, इट मे बी अर्थ हो सकती है, कुछ और सोर्स हो सकते हैं, या फिर कोई और दूसरी मैग्नेट से अपन फील्ड जनरेट करते हैं। समझ गया बेटा, समझ गए कि नहीं? यस हेलो। लेकिन सॉलिनॉइड कोई क्यों ले रहा है अपन, मान लो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए कि भाई यहाँ पे हम इतनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है किसी जगह पे। जैसे मुझे मान लो यहाँ पे 50 टेस्ला की फील्ड चाहिए, तो मैग्नेट से 50 टेस्ला की फील्ड निकालना, निकल तो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन बड़े भारी पड़ेंगे अपने को यार, किस तरह की मैग्नेट लें, उसका शेप कैसा काटे, है ना। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में 50 टेस्ला मुश्किल है क्योंकि बहुत वीक फील्ड है। अब सॉलिनॉइड ऐसा बचता है जो बिल्कुल इजी रहता है, आप नंबर ऑफ टर्न को कम ज्यादा करके क्या कर सकते हो भाई, सॉलिनॉइड के लिए से जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। अगर आपको 50 टेस्ला चाहिए तो म्यू नॉट को कोई चेंज नहीं कर सकते, उतना ही करंट पे चाहिए तो सिर्फ टर्न को कम ज्यादा कर दो, करंट को कम ज्यादा कर दो, आसानी से क्या कर सकते हो आप, उतनी फील्ड को एडजस्ट कर सकते हो, बना सकते हो। समझ गए। जैसे एमआरआई मशीन में क्या होता है, बड़े बड़े सॉलिनॉइड है वहां पे एमआरआई मशीन में, कॉइलिंग होती है और उसमें करंट की वैल्यू को कम ज्यादा करके फील्ड को एडजस्ट कर देते हैं। तो इसलिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस में जब भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम किससे उसको क्रिएट करते हैं, सॉलिनॉइड से क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट, फील्ड को कम कर लिए ज्यादा कर लिए, उसका एडजस्टमेंट सबसे आसानी से किसमें होता है, सॉलिनॉइड में होता है। समझ गया बेटा? अरे समझ गए कि नहीं? सर मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सोलेनॉइड में इंटेंसिटी का कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नेट की। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। या एक सॉलिनॉइड के लिए भी ये टर्म भी सॉलिनॉइड के लिए कि भाई उसमें कितनी स्ट्रेंथ क्रिएट करना, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी कम ज्यादा करना, वो सॉलिनॉइड में आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेट से कंट्रोल करने के लिए मैग्नेट को काटना पड़ेगा, बट डिफिकल्ट टास्क है, मैग्नेट को काटोगे बर्बाद कर दोगे, हो सकता है उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो जाए। समझ गए ना? तो सॉलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम करंट की वैल्यू को, नंबर ऑफ टर्न को कम ज्यादा करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी समझ गए हर्ष? हेलो। यस सर। हाँ, अगर मैग्नेट को पटकोगे तो उसका मैग्नेटिज्म लॉस हो सकता है ना, उसको गर्म करोगे तो मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है उसका। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नोट करो अभी इसको। है ना, क्या बेटा? म्यू एन आई जो फील्ड है वो टोटल फील्ड है ना मीडियम की। हाँ, ये टोटल फील्ड है मीडियम की, ये टोटल फील्ड है, यहाँ पे मीडियम है हमने रख दिया, तो ये मीडियम की टोटल फील्ड है। इसमें एक अप्लाइड फील्ड ये वाली हो गई जो किसके कारण आ रही है, अप्लाइड फील्ड सॉलिनॉइड के, और मटेरियल खुद मैग्नेटाइज हो गया तो उसकी भी फील्ड क्रिएट हो गई यहाँ पे। समझ गए? क्योंकि हर एटम मैग्नेट है, तो जब आप अप्लाइड फील्ड लगाओगे तो इसके जो छोटे छोटे एटॉमिक मैग्नेट होते हैं वो भी एक तरह से अरेंज होने लगते हैं। समझ गए? तो अब जो अरेंजमेंट है, मतलब कि किस टाइप के मटेरियल होते हैं वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो टर्म्स रिलेटेड है उससे, है ना। जैसे इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या होता है, आई वेक्टर। ये समझ गए, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब दूसरा टर्म हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, एच के बारे में। तो एच को समझने के पहले ये समझना जरूरी था, तब हम लोग एच को बढ़िया से समझ पाते, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कशन किया। क्लियर हो गया बेटा? अभी हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया? हेलो, क्लियर हो गया कि?
ठीक है, नोट करो अभी इसको, फटाफट नोट करो। डन सर। हो गया क्या? हाँ, रुका हुआ रुका। सर बीएम वेक्टर का अलग फॉर्मूला है। क्या बेटा? सर बीएम वेक्टर है तो नया कुछ अलग फॉर्मूला है ना? बीएम वेक्टर का, हाँ, ये बीएम वेक्टर किससे रिलेटेड? ये बीएम वेक्टर रिलेटेड है आई से, आई वेक्टर से। जो बीएम वेक्टर है ये आई वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है? जो बीएम वेक्टर है ना ये आई वेक्टर से। हो गया नोट करके? यस सर। सर साइड प्लीज। हाँ लिखो यार फटाफट। हो गया क्या? यस। ठीक है, हो गया बेटा लिखकर सभी का? यस सर। यस सर। हाँ सर।
अब हम लोग ना किसको डिफाइन कर देते, एच को डिफाइन कर देते अब यहाँ पे। तो एच इज डिफाइंड एज, पेज नंबर 4, ध्यान देना, पेज नंबर 4। नाउ H is defined as, H vector is defined as, H vector is equal to B vector divided by mu। ये होता है बेटा, H vector किसके बराबर होता है, B अपॉन mu होता है। एंड mu का मतलब है यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। H वेक्टर परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, और B वेक्टर क्या है यहाँ पे, इट इज नेट फील्ड इन अ मीडियम। ये नेट फील्ड होती मीडियम पे। तो ये ध्यान रखो, मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन है, दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी H की। तो H, B को क्या लिख सकते हैं हम लोग, B वेक्टर कैन बी रिटन एज mu into H वेक्टर। B वेक्टर इज इक्वल टू mu into H वेक्टर। तो अब जो सॉलिनॉइड के लिए हमने पढ़ा था, ठीक है, देखो तो H वेक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, H वेक्टर इज डिफाइंड एज H vector equals to B vector divided by mu। What is mu here? Mu is permeability of medium, और B vector क्या है, net field in a medium। तो B की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, mu into H लिख सकते हैं। तो अभी वापस से हम लोग आते हैं, यहाँ ध्यान देना, जब ये एयर सॉलिनॉइड है, ध्यान देना यहाँ पे, है ना, दिस इज एयर सॉलिनॉइड। एयर सॉलिनॉइड का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एयर सॉलिनॉइड का मतलब क्या, मीडियम कौन सा इसके अंदर, एयर सॉलिनॉइड का मतलब इसके अंदर मीडियम कौन सा है। तो यहाँ पे अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो किसके बराबर होती है, यहाँ पे फील्ड B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू Ni होती कि नहीं। और ये B किसके बराबर है, सिंस B इज इक्वल्स टू म्यू इनटू H, तो ये हो जाएगा B नॉट, और अगर यहाँ पे एयर मीडियम है तो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू H। B की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, B की वैल्यू म्यू नॉट Ni, तो इट इज म्यू इनटू H, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, H की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, Ni। तो सॉलिनॉइड के लिए जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होती है वो ये दो टर्म के बराबर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे करंट लेना, ये दिस इज करंट, समझ गए ना, ये करंट है। मैंने यहाँ पे इसलिए चेंज कर दिया, ये इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि कैपिटल आई हम लोग मैग्नेटाइजिंग वेक्टर के लिए ले रहे थे, तो उससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए स्मॉल आई लेटर ले लिया मैंने करंट का। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या हो गया, करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो सॉलिनॉइड के लिए, एयर सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर होती है, Ni के बराबर है। इसकी यूनिट किसके बराबर आएगी, देखो इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर इसकी यूनिट है, ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ये कोई डाउट, क्लियर हो गया, कोई डाउट इस पे, हेलो क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया, हेलो, अरे ये समझ गए कि नहीं। एयर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni फार्मूला हो गया, सिंस B इक्वल्स टू म्यू H होता, अगर यहाँ पे एयर मीडियम है तो म्यू नॉट Ni, और यहाँ पर म्यू की जगह पे म्यू नॉट हो जाएगा इनटू H, कंपेयर कर लिए। तो एयर सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती, Ni के बराबर होती है। ठीक है, नोट करो इसको, जल्दी जल्दी नोट करो इसको भी। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया बेटा ये, अरे बोलो का डिफरेंस एक बार, किसका बेटा,
किसका? वेक्टर एच और वेक्टर बी। देख वेक्टर एच और वेक्टर बी इस तरह से डिफाइंड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एच और बी के बीच में रिलेशनशिप ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए अपन ने डेफिनेशन पे लिख दी कि यार ये एच इज डिफाइंड एज बी अपॉन म्यू, ऐसा ठीक है। या तो ऐसा भी लिख सकते हो, और एक और टर्म यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है, एक और टर्म एच के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा भी। तो आइदर बी अपॉन म्यू लिख दो या बी अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, और आई वेक्टर क्या है यहाँ पे? आई वेक्टर है मैग्नेटाइजिंग वेक्टर, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। तो ये इसको आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये इस तरह से रिलेटेड है दोनों तीनों टर्म, ठीक है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं? इसको ऐसे ही याद रखना है। तो व्हाट इज बी हियर? बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। तो मैग्नेटाइजिंग जो फील्ड होती है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस आई के बराबर है। म्यू इज परमिएबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है, ठीक है, नोट करो अभी इसको। समझ गए? सर आई वाला एक्सप्रेशन आपने कैसे लिखा? क्या बेटा? वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी को आई वाले एक्सप्रेशन में कैसे लिखा आपने? ये इसको ऐसे ही एज्यूम करके लिखा गया है, ये है ना, समझ गया? ये इसको एज्यूम करके लिखा गया है, ये ऐसा है, तो ये इसको इस तरह से लिखते हैं। जब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कशन आएगा, जब मीडियम भरेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों लिखे, ठीक है। बता रहा हूँ इसको, पहले इसको नोट करो तुम लोग, ये इसलिए मैंने अभी नहीं लिख रहा था, बट अभी लिख दो यहाँ पे डेफिनेशन में, यहाँ पे जब मीडियम भर के बताता हूँ तो और ये क्लियरिटी हो जाएगी इस स्टेप की, ठीक है बेटा? ओके सर। और परमेबिलिटी क्या बताता है किसी मीडियम के बारे में? क्या क्या? परमेबिलिटी किसी मीडियम के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? परमिएबिलिटी तो खास बात है ना मीडियम के लिए, मतलब वो मैग्नेट जो मटेरियल है वो किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, वो बिना परमिएबिलिटी के पता ही नहीं चलेगा। समझ गए? जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो काम था ना उधर पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी का जो काम था, वही काम अब यहाँ पे किसका आ रहा है? रिलेटिव परमिएबिलिटी का, और इसका काम आ रहा है यहाँ पे परमिएबिलिटी का। समझ गए ना? हेलो, में तो क्या सिग्निफिकेंट, क्या क्या? अगर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना है परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में, तो क्या बोलेंगे? परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए कि नेचर या फिर जो मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है या किस तरह से बिहेव कर रहा है, और परमिएबिलिटी मीडियम के लिए किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। समझ गया? ओके सर। रिस्पॉन्स मतलब जैसे अब भाई कितना पास करने दे रहा है, अपोज कर रहा है कि इजीली पास करने दे रहा है, ये इस तरह से है। समझ गए? मीडियम का बिहेवियर कैसा, जैसे वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से चली जाती है ना, तो हम उसके लिए परमिटिविटी कुछ ऐसे डिसाइड कर दिए, लेकिन वहीं पे कोई और मीडियम रख देंगे तो क्या होगा, फिर वहां पे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के को आसानी से पास नहीं होने देते, कुछ मीडियम उसको सपोर्ट करते, कुछ क्या करते उसका अपोज करते। जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करने लगते, उसका अपोज करने लगते फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वैसे ही यहाँ पे परमिएबिलिटी है कि भाई जो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल हाउ टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड टू पास थ्रू देम, ये परमिएबिलिटी हो गई। अभी समझ गए? हेलो, हाँ ओके, नोट कर लो, फटाफट नोट करो यार, बहुत तेज ना बिजली चमक रही है ना? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नहीं तो सर यहाँ पे भी बहुत तेज चमक। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, क्लास बंद कर रहा हूँ, ले लिए? बाय सर। ओके बाय बाय।